हाँ बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों के बारे में। देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर जो 4 है वो आपको तब समझ में आएगा तब कुछ बेसिक कुछ एक दो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होंगी। तो पहले हम उन बेसिक एक दो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करेंगे, उसके बाद बुक्स के टॉपिक्स को लेंगे। देखिए बच्चों, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि नील्स बोर ने परमाणु की संरचना इस प्रकार की बताई थी। ठीक है, कि परमाणु के अंदर ये यहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और यहाँ पे न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। करेक्ट। नील्स बोर ने इस प्रकार कुछ बताया और उसने ये कहा कि परमाणु के अनुसार इस प्रकार खूब सारे क्या होते हैं, ऊर्जा स्तर या कोश। ठीक है, नील्स बोर ने नील्स बोर ने परमाणु की संरचना इस प्रकार की बताई। कैसी? कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इन वृत्ताकार जो ये पथ हैं, इन पथों के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। करेक्ट। और इन वृत्ताकार पथों को उसने क्या नाम दिया, कोश या कक्षा नाम दिया। करेक्ट। तो इस प्रकार नील्स बोर ने परमाणु की स्ट्रक्चर ये बताई थी। करेक्ट। तो देखिए बच्चों, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, कोश होते हैं। ठीक है, और कोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश होते हैं, उपकोश। ठीक है, और उपकोश के अंदर क्या होते हैं, उपकोश के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परमाणु के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर होते हैं, ये उपकोश के अंदर होते हैं। करेक्ट। अब प्रश्न आता है ये उपकोश क्या होते हैं। तो जब आप ये बड़ी क्लास में जाओगे तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ बेसिक थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखिए, ये उपकोश जो होते हैं, उपकोश ये 4 प्रकार के होते हैं। उपकोश S, P, D और F 4 प्रकार के उपकोश होते हैं। S उपकोश में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और D के अंदर मैक्सिमम हम 10 और F के अंदर मैक्सिमम हम 14 इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं। करेक्ट। इस प्रकार हम इतने इलेक्ट्रॉन इनमें फिल कर सकते हैं। जब इस S उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए होंगे तब ये उपकोश क्या होगा, भरा हुआ माना जाता है। करेक्ट। देखिए बच्चों, पहले याद की बात। हाँ बच्चों, अब इन उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम भी फिक्स होता है। सबसे पहले उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम है वो निश्चित होता है कुछ जगह को छोड़ करके। ठीक है, कुछ स्थितियों को छोड़ करके। ज़्यादातर हम सबसे पहले S में भरते हैं, फिर उसके बाद में हम P में भरते हैं, उसके बाद में हम D में भरते हैं। लेकिन ये कुछ जगह पर चेंज भी होता है जो आपके जब आप 11th में बड़ी क्लासों में जाओगे तब ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी। फिलहाल बेसिक ये है कि पहले जब S उपकोश पूरा भर जाएगा उसके बाद हम P को भरते हैं, फिर उसके बाद D को भरते हैं। करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा पहला कोश है, ये हमारा दूसरा कोश है, ये हमारा तीसरा कोश है। इसके आगे अगर हम और बात करें तो ये हमारा 4th कोश हो गया, ये हमारा 5th कोश हो गया, इसी प्रकार आगे। करेक्ट। अलग अलग कोशों में उपकोशों की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट कोश में कौन सा उपकोश होगा, कितने होंगे, सेकंड में कौन सा उपकोश होगा, कितने उपकोश होंगे, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, देखिए ये हमारा मान लीजिए नाभिक है, ये हमारा पहला कोश है, ये हमारा सेकंड कोश, ये तीसरा कोश है। करेक्ट। पहले कोश के अंदर केवल एक ही उपकोश होता है। ठीक है, फर्स्ट S1 S उपकोशी होता है। पहले कोश में केवल एक उपकोश S उपकोशी होता है, ये पहले कोश का S उपकोश। इसी प्रकार जो दूसरा ये कोश है,
इस दूसरे कोश में दो उपकोष होते हैं, 2s, दूसरे कोश का s उपकोष, कोमा दूसरे कोश का p उपकोष, करेक्ट। इसी प्रकार तीसरे के अंदर 3s, 3p, कोमा 3d, इस प्रकार 3 उपकोष पाए जाते हैं, करेक्ट। तो अलग अलग उपकोषों में अलग अलग कोशों में उपकोष भी अलग अलग होते हैं, करेक्ट। देखिए बच्चों, तो इस प्रकार सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन पहले कोश के s उपकोष में फिल करेंगे। जब ये s कोश पूरा भर जाए उसके बाद हम सेकंड कोश के अंदर जाएंगे और सेकंड कोश के s उपकोष में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। जब ये पूरा भर जाए उसके बाद p उपकोष को पूरा भरेंगे और p जब पूरा भर जाएगा उसके बाद थर्ड कोश के s उपकोष को फिल करेंगे और उसके बाद में p उपकोष को फिल करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बता दें, जैसा कि अभी हमने कहा कि S के बाद में हम P को भरते हैं, P के बाद में हम 3S को, 3S के बाद में 3P को, ये क्रम आगे जाके थोड़ा विचलित भी हो जाता है, डिस्टर्ब भी होता है, ठीक है। ऐसा क्यों? ये जब हाई लेवल की बात है, जब आप 11th में जाओगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इतना ही ध्यान रखें। देखिए बच्चों, हाँ तो बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए लिथियम का है, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3, मतलब कि इसके प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 3, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उदासीन परमाणु में उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉनों को हमें इसमें फिल करना है, मान लीजिए, ठीक है। हमें एक लिथियम के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉनों को फिल करना है। तो पहले मैं 2 उपकोष बनाता हूँ, जरूरत होगी तो हम ज़्यादा भी बना लेंगे। पहले 2 उपकोष बनाया, इसके अंदर पहले उपकोष का s कक्षक, दूसरे उपकोष का s कक्षक और दूसरे उपकोष का p कक्षक, करेक्ट। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करने हैं, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट कोष के अंदर गया और उसके इस s उपकोष के अंदर गया। इसमें अधिकतम हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए। अब मेरे पास कितने बचे? 1। अब अगले उपकोष के अंदर अगले कोष में जाऊंगा और अगले कोष के हम s उपकोष के अंदर जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे पास में? 1। तो हमने 1 इसको दे दिया, तो हो गए 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई लिथियम की परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास। पहले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोष के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब प्रश्न आता है कि ये परमाणु क्या स्थायी है क्या? नहीं, ये परमाणु स्थायी नहीं है, क्योंकि ये परमाणु स्थायी जब होगा जब इस परमाणु के s, फर्स्ट s, 2s और 2p ये तीनों कक्षक जब पूरे भर जाते हैं तब परमाणु स्थायी माना जाता है। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन तो p में चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, कुल मिला के स्थायित्व के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन 7 नहीं होंगे तब तक ये स्थायी नहीं होगा। अर्थात कोई भी परमाणु स्थायी कब होता है? जब ये कक्षक पूरे भरे हुए होते हैं, करेक्ट। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो पहले मैं ये बनाऊं, देखिए, फर्स्ट s, 2s, 2p, प्रोटॉन कितने होते हैं? 6, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को हम इसमें फिल करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट कोष के अंदर गया, फर्स्ट कोष के s उपकोष के अंदर मैं पहुंचा और मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए। अब मेरे पास कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन। अब मैं सेकंड कोष में गया, सेकंड कोष के s उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। मेरे पास कितने हैं? 4, 2 मैंने यहाँ डाल दिए, ठीक है। अब मेरे पास लास्ट कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन, और हम p में कितने भर सकते हैं? मैक्सिमम 6, तो मैं 2 यहाँ डाल दिए, करेक्ट। क्या कार्बन का ये परमाणु स्थायी है क्या? नहीं, स्थायी नहीं है, बिकॉज क्योंकि s उपकोष पूरा भरा हुआ है, 2s उपकोष पूरा भरा हुआ है, फर्स्ट s उपकोष पूरा भरा हुआ है, लेकिन 2p उपकोष खाली है। इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं, लेकिन इसमें भरे हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसे 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, करेक्ट। देखिए बच्चों, इसलिए ये परमाणु स्थायी नहीं है। तो देखिए,
हाँ तो बच्चों ये चीज़ आपको बेसिक इतनी नॉलेज होनी चाहिए इस पार्ट को समझने के लिए, तो इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब यहाँ हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं चैप्टर का, कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन की चतुसंयोजकता, योजकता, ठीक है। देखिए चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4, पहला टॉपिक हमारा कार्बन की चतुसंयोजकता। देखिए कार्बन चतुसंयोजी कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है, कार्बन चतुसंयोजी होता है। अब ये चतुसंयोजी कैसे होता है ये हम यहाँ क्लियर करेंगे। देखिए बच्चों, कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 6, अभी हमने बात की थी। अर्थात इसके अंदर प्रोटॉन कितने होते हैं 6, अर्थात प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उदासीन परमाणु में उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसकी परमाणु संरचना बनाएं तो देखिए ये इसकी परमाणु संरचना, ठीक है, ये फर्स्ट एस, ठीक है, और ये 2s, ये ठीक है। देखिए मैं एक बार यहां और बना लूं, देखिए तो ये फर्स्ट एस, कुल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। मैं फर्स्ट कोश के अंदर, ये फर्स्ट कोश है, ये सेकंड कोश है, यहाँ गया 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल किए, ठीक है, बचे कितने मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन। सेकंड कोश के अंदर में गया, सेकंड कोश के मैंने एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब मेरे पास कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 2 यहाँ फिल कर दिए, 2 यहाँ फिल कर दिए। अब पी के में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है, 2 और 2 4 तो भर दिए, 2 बचे तो 2 मैंने यहाँ भर दिए, करेक्ट। क्या अब ये परमाणु स्थायी है क्या, नहीं, ये परमाणु स्थायी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एस कोश उपकोश पूरा भरा हुआ है, 2s उपकोश पूरा भरा हुआ है, लेकिन 2p उपकोश पूरा भरा हुआ नहीं है। इसमें अधिकतम 6 भर सकते हैं और हमारे पास कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन इस p के अंदर और डालेंगे तब ये परमाणु क्या होगा स्थायी होगा, ठीक है। अब इस p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और फिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या ये परमाणु क्या करेगा, तो देखिए या तो अब 2 रास्ते हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन ये ले, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ 6 हो जाएंगे, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, परमाणु क्या हो जाएगा स्थायी। या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन, इन चारों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे परमाणु में से निकाल दे। ये परमाणु में से इन चारों इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा तो ये कोश क्या होगा समाप्त हो जाएगा, केवल फिर ये एक कोश ही बचेगा जो कि पूरा भरा हुआ होगा। तो या तो 4 ले या इन चारों को बाहर निकाले, त्यागे इनका, करेक्ट। तो स्थायित्व के लिए क्या करेगा ये स्थायित्व के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेवे या 4 इलेक्ट्रॉन देवे, ठीक है। या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो p उपकोश में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों तो भरे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ p में भर देंगे हम, पूरे दोनों कोश भरे हुए हैं, ये भी भरा हुआ है, परमाणु स्थायी। या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे, मतलब लॉस करे, इन चारों को निकाले, इनको निकालेगा तो ये कक्षा क्या होगी, सॉरी ये कोश क्या होगा समाप्त हो जाएगा, केवल एक कोश बचेगा जो पूरा भरा हुआ होगा, करेक्ट। तो दोनों में से इसको एक काम करना होगा, लेकिन ये परमाणु ये दोनों ही काम नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, कहने का मतलब न तो वो ले सकता है नहीं वो दे सकता है, ठीक है। ऐसे दोनों ही तरीके संभव नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए, अगर स्थिति फर्स्ट स्थिति में देखिए, यदि वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, 4 इलेक्ट्रॉन यदि वो लेता है तो टोटल परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, पहले कितने थे 6, 4 और ले लिया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, करेक्ट। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं 6, प्रोटॉन तो कितने हैं 6 ही हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, तो क्या 6 धनावेश
10 ऋण आवेश को बांधे रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। ये 10 ऋण आवेश यहाँ जो नाभिक में 6 धनावेश हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेंगे? खींच लेंगे। परमाणु का अस्तित्व क्या होगा? समाप्त सा कर देंगे। अर्थात 10 धनावेश इन 10 ऋणावेश को बांधे नहीं रख सकते, इसलिए संतुलन नहीं बैठ रहा, इसलिए ये संभव नहीं है। अब स्थिति 2 की बात करें यदि हम, कि दूसरा रास्ता जो है, तो देखिए वहाँ क्या समस्या आएगी। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको परमाणु में से निकालना है तो यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोश नाभिक के पास में है और आकर्षण बल क्या है? ज़्यादा। इस आकर्षण को तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। करेक्ट। अब ये न तो ले सकता है नहीं दे सकता है, तो इसका मतलब तो कार्बन परमाणु को स्थायित्व प्राप्त हो ही नहीं सकता। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कार्बन परमाणु स्थायित्व प्राप्त कर सकता है। कैसे? ये कार्बन किसी दूसरे कार्बन से या दूसरे तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझेदारी। साझे की चीज पर दोनों का ही क्या होता है? अधिकार होता है, और अपना स्थायित्व प्राप्त करेगा। कैसे? देखते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कार्बन स्थायित्व के लिए अन्य कार्बन या अन्य तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी करता है और स्थायित्व को प्राप्त करता है, और स्थायित्व प्राप्त करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए मेथेन। अगर हम मेथेन की बात करें तो देखिए ये कार्बन हो गया। हमेशा यहाँ देखिए कि कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमेशा वो इस कोश में आके इस p उपकोश के अंदर आएंगे। अर्थात कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये तो भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, वो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे? इस p उपकोश के अंदर आएंगे। अर्थात ये जो भारी जो कोश है, सबसे लास्ट का जो कोश है, इसके अंदर आएंगे वो। तो हमेशा हम भारी कोश के इलेक्ट्रॉनों को शो करते हैं। तो भारी कोश में वर्तमान में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। अब मेथेन के अंदर कितने का हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन। करेक्ट। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। अर्थात ये परमाणु, हाइड्रोजन का परमाणु स्थायी नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के परमाणु को कि फर्स्ट S1, ठीक है, पहले कोश के S उपकोश में 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। क्या ये परमाणु स्थायी है? क्या नहीं है, क्योंकि S पूरा भरा हुआ नहीं है। पूरा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। करेक्ट। तो ये कार्बन इन 4 हाइड्रोजन से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है। अब ये हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और स्थायित्व के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन और लेगा तो S कोश में कितने हो जाएंगे? 2। परमाणु क्या हो जाएगा? स्थायी। तो इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा।
ये हाइड्रोजन इसी प्रकार इस कार्बन से इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इस प्रकार देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी की, इसने इससे क्या की, इस प्रकार साझेदारी की, इसने इस प्रकार इससे क्या की, साझेदारी की, और इसने इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। तो इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को किसका साझा करके स्थायित्व को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके और स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। इस इलेक्ट्रॉन पर कार्बन का भी अधिकार है, हाइड्रोजन का भी है, और इसी प्रकार इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, इसी प्रकार इसने कर ली। चारों हाइड्रोजन परमाणुओं ने कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या की, साझेदारी कर ली। इस कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके स्थायित्व को प्राप्त कर लिया। अब कार्बन कहेगा कि मुझे भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम चारों मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन दो। तो ये कार्बन इन चारों परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, पार्टनरशिप करेगा। देखिए, और पार्टनरशिप करके और 4 इलेक्ट्रॉन साझे के रूप में इनके ले लेगा। तो इन चारों पर क्या हुआ, कार्बन का अधिकार है और हाइड्रोजन का भी अधिकार है। ठीक है, तो अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके स्थायित्व को क्या कर लिया, इसने प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार अब हम इसको इस प्रकार लिखते हैं, सी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पे भी एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, करेक्ट। इसको हम मिला करके लिखें तो CH4। इस प्रकार ये मीथेन का अणु हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है स्थायित्व के लिए, 4 इलेक्ट्रॉनों की, अर्थात कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अतः कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4 हो गई, चतुसंयोजी हो गया। जैसा कि हमने बताया था, कार्बन क्या होता है, चतुसंयोजी होता है, चतुसंयोजी, क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ठीक है, ये जो लाइनें होती हैं इनको हम कहते हैं बॉन्ड, इंग्लिश में बॉन्ड, हिंदी में बंध। ये पहली संयोजकता, ये दूसरी संयोजकता, ये तीसरी संयोजकता, ये चौथी संयोजकता। इस प्रकार कार्बन चतुसंयोजी होता है, क्योंकि कार्बन को स्थायित्व के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, और कार्बन अन्य कार्बन से या अन्य तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है और 4 बंध बनाता है। इस प्रकार कार्बन चतुसंयोजी होता है। ये है बच्चों कार्बन की चतुसंयोजकता के बारे में, और मीथेन अणु का किस प्रकार बना ये बारे में देखिए। हाँ बच्चों, अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो ये बंध बनता है, इस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। जैसे कार्बन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बन रहा है उसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध, करेक्ट। तो यहाँ हम कह सकते हैं सहसंयोजी बंध की परिभाषा क्या होती है, सहसंयोजी बंध जब 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध का निर्माण होता है, तो इसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, ये होती है सहसंयोजी बंध की परिभाषा। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हमने कार्बन की चतुसंयोजकता और किसी परमाणु के अंदर कितने कोश होते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करते हैं, स्थायित्व कैसे होता है, इसके बारे में देखा। बच्चों, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि अगली वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।